मस्जिद से हटाए गए 2 लाउडस्पीकर, साउंड भी कम किया गया। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। अजान की आवाज पर तेज सियासत। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आरती पर भी उठाए सवाल। हिंदू धर्मगुरु बोले न दे सांप्रदायिक रंग। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को बीएचयू में विजिटिंग लेक्चरर बनाने की खबर पर आरआईएल का खंडन। प्रवक्ता ने कहा नहीं मिला ऐसा कोई प्रस्ताव, खबर पूरी तरह से फर्जी। बीएचयू ने भी कहा नहीं जारी किया आधिकारिक आदेश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक ईएसएस ग्लोबल। कनाडा स्टडी वीजा लगवाने के लिए एक भरोसेमंद नाम ईएसएस ग्लोबल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कि 4 साल आखिर कितने बेमिसाल। 19 मार्च को योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीते 4 सालों में सरकार ने हर वर्ग और हर तबके के कल्याण के लिए काम करने का दावा किया है। सबका साथ, सबका विकास और संकल्प लेकर सरकार ने राज्य में चौतरफा विकास की बात कही। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने अपने अपने विभाग में क्या काम किया और आगे की क्या योजना है, इस पर दोनों मंत्रियों ने विस्तार से बताया। मंत्रियों से खुद जानिए उनकी 4 साल की उपलब्धियां। तो ये कैसे उत्तर प्रदेश उदय कर रहा है। मैं कोरोना काल 1 साल से हम लोग इसको जूझ रहे हैं, जब पूरी दुनिया में लोगों को जान के लाले पड़े थे। बड़े बड़े देश इटली से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड सब घुटने टेक रहे थे। आप निवेश लाने में लगे हुए थे, निवेश ला रहे थे। चीन छोड़ना है, यूपी आ जाओ, ऐसा क्या कर रहे थे? कैसे आप निवेश ला रहे थे? कैसे लोगों को घर में बुला बुला कर नौकरी दे रहे थे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया कोरोना काल में और उन्होंने कहा जब पूरा विश्व सो रहा है तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अवसर निकल आते हैं और मेहनत करेंगे तो यही अवसर उत्तर प्रदेश को निवेश भी लेकर आएगा। तो हम लोगों ने इसमें नई चीज़ें करी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि हम लोगों की एक निवेश की पॉलिसी नीति थी 2017 की। उसके अंदर जो हम लोगों ने तुरंत सुधार करना शुरू करा, क्योंकि कंपटीशन जो हमारा था वो चाइना, वियतनाम इधर चला गया। तो हम लोगों ने भारत को देखते हुए भी उस बाहर विदेशी जो नीतियां हैं उनको देखा और उस सेक्टर्स को भी पकड़ा जहां से निवेश आ सकता था। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, टॉय इंडस्ट्री ले लीजिए। ऐसे करते हुए हम लोगों ने चीजें पकड़ी जी। और फिर वहां पे हम लोगों ने रिफॉर्म्स लेकर आए। कुछ रिफॉर्म्स का जब उदाहरण दूं कि एमएसएमई सेक्टर में आप 72 घंटे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा अपना उद्योग चलाने के लिए, ये तुरंत कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे करते हुए बड़े रिफॉर्म्स लाए और रिफॉर्म्स के साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं 20 सेक्टर्स की, उनके अंदर बहुत सुधार भी लेकर आए। एक चीज मैं समझना चाहता हूं। मैं यहां आज इस मंच से बहुत सारी बातें जो आप कहेंगे लोग सुनते रहे हैं टेलीविजन चैनल पे और ये भारी भरकम शब्द होते हैं। मैं आज आपसे सरल शब्दों में पूछना चाहता हूं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। क्या 1 ट्रिलियन कितना होता है ये समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉलर, वो भी डॉलर में। लेकिन ये क्या है, इसको कैसे हासिल करना है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब मैं इसको योगी मॉडल कहता हूं और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज तक आपने ग्राम स्वराज तो सुना, मगर ग्राम स्वराज के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाता है, उसको विकसित कैसे किया जाता है, ये नहीं सुना होगा। इसलिए उन्होंने 2018 से ऐसी स्कीम्स लाए। उदाहरण फिर दे रहा हूं, एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अंदर हम लोगों ने जो एक परंपरागत उद्योग होता है उसको हम लोगों ने फिर से उभारने का काम किया, उसको एक सपोर्ट, हैंड होल्डिंग करने का काम किया। और आज उसका कारण ये, उसका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश का जो निर्यात है वो 32% बढ़ गया है। और ये इसलिए बढ़ा है कि फिर उदाहरण दे रहा हूँ, चिकनकारी है, जरी जरदोसी है, आपका टेराकोटा है। इसके अंदर कहीं आप अच्छी मशीन ले आएंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आप ट्रेनिंग देंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो आपको वही एक्सपोर्टर जो आपसे इंपोर्ट कर
जो आप इंपोर्टर है विदेश में बैठा हुआ, वो उसको लगता है कि ये बेटर हो गया और आप उसमें घुसने लगते हैं। तो 1 ट्रिलियन के लिए ये रास्ता बन रहा है। लेकिन ये तो लोकल की बात हुई, लोकल प्रोड्यूस की बात हुई। वोकल फॉर लोकल की जो बात आप लोग कर रहे हैं, ओडीओपी की बात कर रहे हैं, प्रयागराज का मूंज हो या संभल में हड्डी से बटन बनाने का काम हो या सहारनपुर में लकड़ी का काम हो या मुरादाबाद में पीतल का काम हो, और ऐसे न जाने कितने हैं पूरे यूपी में, कारपेट से लेकर तमाम चीजें। लेकिन ग्लोबल, बिना ग्लोबल के काम चलेगा क्या? नहीं, बिना निवेश के। निवेश हमने पिछले 10-11 महीने के अंदर कोविड के दौरान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 53,000 करोड़ का निवेश हुआ है। प्रपोजल्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी अभी भी बोल गए कि कुछ नहीं निवेश हुआ, हो रहा है, आ ही नहीं रहा निवेश। अखिलेश जी को कहीं मैं उदाहरण दूं तो सैमसंग डिस्प्ले जो यूनिट है, जो आपके टाइम पे नहीं लग रहा था, वो लगवा दिया हमने, उसके परमिशन दिए। अब जो चाइना के अंदर तीसरा यूनिट जो वर्ल्ड का, विश्व का है, आपके मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले लगता है, वो हाई टेक्नोलॉजी होती है। वो 5,000 करोड़ का एग्जिस्टिंग जो स्थापित था चाइना में, उसको हम लोग उठा के लेकर आए कोविड पीरियड में, और वो मई से उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा अपने उनके नोएडा के प्लांट में। तो ये साधारण चीज नहीं है। आइकिया जो फर्नीचर के स्वीडन की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो 5,500 करोड़ का उन्होंने निवेश करा है। 850 करोड़ की नोएडा में उन्होंने जमीन भी ले ली है, खरीद ली है। वो पैसा हमारे पास आ भी गया है। तो अब ऐसी चीजें जो हो रही हैं, अब अखिलेश जी को नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कहूँगा उस पर। तो देखना नहीं चाहते हम, लेकिन चलिए फिर भी अभी यूपी जो इंडिया की जीडीपी है, मैं थोड़ा सा ये फिर टर्म यूज कर रहा हूँ जीडीपी, जिससे मैं बचना चाहता हूँ, है ना। पूरे भारत की जो संपदा है, संपत्ति है, आमदनी है, उसमें यूपी 18% आबादी के हिसाब से है, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 8% है अभी भी। तो फासला बहुत बड़ा है। मैम सही बात है। ये पॉपुलेशन के साथ देखेंगे, आबादी के हिसाब से देखेंगे तो कम है, मगर इसीलिए मैंने कहा इसी आबादी के साथ देखेंगे जो हम 2016-17 में जब आए, 17 में जब आए थे, वहां से हमने डबल किया है। निवेशकों को यूपी भा रहा है, निवेशकों का दिल आ रहा है यूपी पर, ऐसा आप कह रहे हैं और अपने आंकड़े भी कह दिए। ऐसा क्यों, क्या कर दिया है आपने यूपी में? यूपी को तो लोग जानते थे माफिया के तौर पर, यहाँ पर बीमारू के तौर पर, अब बाजारू कैसे बन जाएगा यूपी? अब जो जानते थे वो अब जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये माफिया लैंड नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा शासन चलता है, साफ सुथरा चलता है, भ्रष्टाचार नहीं है। जहाँ पे पहले पूंजी आती, निवेश आता, निवेशक आता था, उसको लगता था निवेशक किसके लिए आ रहा है, पहले लोगों की जेब भरने आना होता है। वो सब चीजें खत्म हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत आई है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साथ साथ आपके पास पूरा का पूरा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का, उसमें बड़ा परिवर्तन है। पहले पश्चिमी था, आज पश्चिमी नहीं। आप बुंदेलखंड चले जाइए, आप पूर्वांचल चले जाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, आपको एयरपोर्ट्स वहां पे मिल रहे हैं। कुशीनगर जाइए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 11 ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, जिसमें 7 हो चुके हैं, जो आपको यहाँ से लखनऊ से दूसरे कोने तक की भी ले जा सकता है, या दिल्ली या भोपाल या कहीं से भी ला सकता है। मुंबई से प्रयागराज आने में कठिनाई होती थी, कलकत्ता से आने में दिक्कत होती थी, बेंगलोर से आने में दिक्कत होती, अब वहां से भी सब फ्लाइटें चल रही हैं। तो लोगों को, निवेशक को सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। बिजली आप देख लीजिए, आज बिजली जो है 24 घंटे मिलती है, गांव के अंदर 20 घंटे मिनिमम मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़े, ये सुधार की तरफ जाता है और निवेशकों को निवेश करने में आसानी भी होती है। लेकिन आप यूपी में एक मुझे बड़ी ताकत रही है, मतलब एमएसएमई, जैसा कि आप खुद बतौर मिनिस्टर जानते हैं कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है ये, और यूपी में तो खासतौर से सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 44,000 यूनिट्स, हालांकि 44 लाख यूनिट, और 2 लाख के करीब ही केवल वो रजिस्टर्ड है उसमें से 1.88, लेकिन वो सब पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं। आज भी पीतल उसी तरीके से रगड़ के बनाया जा रहा है, आज भी आप चले जाइए तो लगाए वैसे ही चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं स्वयं इसका, मेरे पास एक पूरी टीम आई थी मुरादाबाद से, उन्होंने मुझसे बोला कि हम लोगों का जो उद्योग है खत्म होता जा रहा है, क्योंकि चाइना वहां पर ये ब्रास का काम, पीतल का कर रहा है, तो कम्पीट नहीं कर पा रहे। मैंने कहा क्या करता है चाइना? उन्होंने कहा कि जब वो सस्ता भी है और जल्दी प्रोडक्शन भी करता है। मैंने कहा कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ब्रास प्लेटेड करते हैं, HR कॉइल्स के ऊपर ब्रास प्लेटिंग होती है,
वो उनके पास टेक्नोलॉजी, मैंने कहाँ से मिलेगी, उन्होंने कहा जर्मनी से मिलेगी। मैंने कहा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर करो हमारे ODOP के तहत, आप करो, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो हमने उनको 13-13.5 करोड़ रुपए दिए और उन्होंने स्थापित किया। आज वही ब्रास के ऊपर, पीतल के ऊपर ना करते हुए, पीतल जैसा करते हुए उसको वही चीज चाइना में जो बनती है ताकि प्राइस में कम्पीट कर सके चाइना से। हाँ, तो अब कंपटीशन में आ जाएंगे हम लोग। तो यानी जो बात समझ में आ पा रही है, जो मैं समझना चाहता था कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि हर व्यक्ति को यूपी में रोजगार, हर व्यक्ति को शिक्षा और सारी सुविधाएं मिल पाए, उसके लिए एक तरफ लोकल उत्पादों को भी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दे रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को यूपी में ला रहे हैं, और ये दोनों का जब संगम होगा ढांचे के विकास के साथ, तो यूपी नंबर 1 बनेगा। मेरी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और तब उदयमान यूपी, राइजिंग यूपी बनेगा। धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी सरकार ने निवेश के लिए किस तरह बेहतर माहौल बनाया है, कोरोना के दौरान भी किस तरह कई कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए करार किए हैं, ये सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया। अभी यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद 4 साल में यूपी में कितना बदला बिजली का हाल, यूपी में कितना करंट है, ये बताएंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
की राजनीति विपक्ष को बोलता कहीं न मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर। योगी सरकार 4 साल पूरे करने वाली है। 2 दिन बाद ही सरकार के 4 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इन 4 सालों में सरकार और उसके मंत्री विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। खास तौर पर ऊर्जा विभाग की अगर हम बात करें तो विपक्ष के निशाने पर है ये विभाग। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री का दावा भी यही है कि ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा काम हुए। तो आपको दिखाते हैं कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज़ 18 से क्या खास बातचीत की। तो मैं पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे करना चाहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बिजली आया करती थी, आज यूपी के सभी 75 जिले रोशन हैं। यूपी में इतना करंट आया कहां से? सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और बिना किसी भेदभाव के सभी 75 जिलों में जो रोस्टर हमारी सरकार ने तय किया है, 18 घंटे गांव को, 20 घंटे तहसील को और 24 घंटे जिला मुख्यालय को बिजली मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और इसमें कतई ये भेदभाव नहीं है कि पूर्व में कुछ वीआईपी जिले हुआ करते थे, लेकिन हमने गरीब की झोंपड़ी को वीआईपी बनाया है और इसीलिए 1,38,00,000 ऐसे घर जहां अंधेरा था वहां हमारी सरकार ने रोशनी पहुंचाने का काम किया है। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। और लगातार बिजली क्योंकि एक मूलभूत आवश्यकता है और उसमें कहीं कोई किसी तरह की कटौती ना हो। आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसकी भी हमने कार्य योजना बनाई है। पहली प्राथमिकता में था कि गांव को पर्याप्त बिजली मिले, क्योंकि पहले गांव में बिजली आती नहीं थी, शहरों में भी बहुत ज्यादा कटौती होती थी। अब हमारे आदेश है कि सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक अब पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, उजाला उजाला मिलेगा। 2022 नजदीक है, यूपी की सियासत में भी करंट देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जनता ने हमको 2014 में आशीर्वाद दिया। हम आपके मंच से उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। 2017 में एक बार पुनः हमारी प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा व्यक्त किया, हमारे नेतृत्व, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया।
हम उसके लिए भी आपके मंच से उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और फिर 19 में भी प्रचंड बहुमत से लोगों ने हमारे नेतृत्व, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया, भाजपा पर भरोसा व्यक्त किया, कमल खिला और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अकेले दोबारा से सरकार चुनी गई। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को आपके मंच से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और विपक्ष को भी संदेश देते हैं। अब विपक्ष से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सब उनके प्रयासों से हो रहा है, उन्होंने बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए, उसी से यूपी का अंधेरा मिट रहा है। साथ ही भी थोड़ी देर पहले इस मंच पर वो आए थे तो कह रहे थे कि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, निवेश कहां से आएगा? देखिए, पहली प्राथमिकता में है कि जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग चुनाव में गए थे 2017 में और जिन उपलब्धियों का वो यहां जिक्र करके गए हैं उन सब उपलब्धियों को बहुत ढोल और नगाड़े के साथ जनता में उन्होंने बजाया था और अपना मीडिया के माध्यम से, अन्य सभी माध्यमों से, जो भी जितने भी माध्यम है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में वो उन्होंने किया। और उनका नारा था काम बोलता है, तो वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। जनता ने उनको नकार दिया और जनता ने भाजपा को स्वीकार किया। अब बारी हमारी है, अब हम अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो काम किया है वो जनता को बताएंगे। हम बताएंगे कि पहले 4 जिलों को बिजली आती थी, आज 75 जिलों को समान रूप से बिजली आती है। पहले गांव में अंधेरा रहता था, आज गांव में उजाला रहता है। और जहां तक सस्ती बिजली की बात है, जो लोग यहां जिक्र करके गए हैं उनका और उनसे पूर्व जो बीएसपी की सरकारें थी, क्योंकि कांग्रेस 15 साल जो भी सरकार में रहा उसकी पिछलग्गू रही, तो उनकी जो आर्थिक अनियमितताएं थी उसके कारण ये जो यूपीपीसीएल है वो 90,000 करोड़ के घाटे में है। तो हम तो जनता की सहभागिता से इस घाटे को कैसे कम करें और सस्ती बिजली लोगों को उपलब्ध कराएं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। नजदीक में राजस्थान जो है उससे सस्ती बिजली हमारे यहां है। जिनके साथ गठबंधन में सपा ने सरकार के लिए चुनाव में गए थे 2017 में, वो अलग बात है कि उनकी साइकिल पंचर हो गई और जिनको बिठाया था, क्योंकि उन्हीं के कारण हो सकता है उनकी साइकिल पंचर हो गई, तो उनके राज्य में हमारे राज्य से ज्यादा महंगी बिजली है। तो हमने कहा भाई 24 घंटे बिजली तभी मिलेगी जब वो 15% का जो मानक हमने तय किया है उसका अनुपालन करेंगे। अब पहले सैफई वालों को तो खैर बिल की जरूरत ही नहीं होती देने की, लेकिन अब समान रूप से जितनी बिजली आपको सरकार दे रही है और जो रोस्टर तय है उसके अनुसार बिजली मिल रही है, जो टैरिफ तय है उसके अनुसार हम अपेक्षा करते हैं कि आप उतना पैसा सही समय पर जमा करेंगे तो पूरे प्रदेश को सस्ती बिजली का जो संकल्प है वो हमारा पूर्ण होगा। ठीक है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। पिछले दिनों बिजली बिल को लेकर आप बहुत गुस्से में नजर आए, ट्विटर पर भी आपने गुस्सा जाहिर किया कि कहीं कहीं कुछ न कुछ खामियां आ रही हैं और आपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह गलती बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये निर्देश एक ऊर्जा मंत्री के तौर पर था या फिर आप कहते हैं कि आप एक उपभोक्ता के तौर पर अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं एक उपभोक्ता हूं, मेरी पढ़ाई गांव में हुई और मैं आपके मंच पे ये स्वीकार करता हूं कि मैं पीड़ित उपभोक्ता भी रहा हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपने गांव में ट्यूबवेल लगवाया, तो गांव में ट्यूबवेल लगवाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने अपने घर पे बिजली का कनेक्शन लिया, कनेक्शन लेने में कितनी दुविधा होती है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो जब पीड़ित उपभोक्ता अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता होगी कि उसके गांव के जो उपभोक्ता हैं उनका कोई उत्पीड़न ना हो। तो मैं यहां एज ए मंत्री नहीं, मैं यहां एक उपभोक्ता की तरह काम करता हूं। 24 घंटे सघन निगरानी रहती है। अगर कहीं कोई खामी है, अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, क्योंकि मैं शिकायतों को ट्विटर पे सुनता हूं, 1912 पे सुनता हूं, व्हाट्सएप पे सुनता हूं, मेल पे सुनता हूं, फेसबुक पे सुनता हूं, तो जिसकी जवाबदेही है, जिसके कारण सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सोशल मीडिया के माध्यम से कटघरे में भी खड़ा करता हूं, उनकी जवाबदेही तय करता हूं कि सुधर जाओ। उपभोक्ताओं के प्रति आपकी जवाबदेही है। ये विभाग उपभोक्ताओं से चलता है और उपभोक्ताओं का उत्पीड़न स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार उपभोक्ताओं की है। बहुत सीधे शब्दों में समझे तो जैसे बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा है, वैसे करंट ऊर्जा विभाग में भी दौड़ रहा है। ये सब उपभोक्ताओं का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात हम मथुरा वृंदावन की करते हैं। एक ऊर्जा मंत्री के नाते आप प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक विधायक के नाते मथुरा में क्या कुछ काम आपकी तरफ से किया गया और क्या बदलाव देखने को मिले वहां पर? अब देखिए, बहुत दिव्य और भव्य कुंभ चल रहा है और हमारा तो काम बोलता है। पूर्व की सरकार नारों में बोलती थी कि काम बोल रहा है, हमारा तो काम जमीन पर बोल रहा है। तो आप जाइए अपनी पूरी टीम के साथ और मथुरा वृंदावन का सर्वे करिए, कितना बदल रहा है। केवल मथुरा वृंदावन नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है।
मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और इसलिए हम उत्तर प्रदेश वाले सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान कृष्ण भी है, हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है, हमारे पास बाबा विश्वनाथ भी है, हमारे पास तीर्थों का राजा प्रयाग भी है। तो कुछ दिन तो गुजारो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जब मैं दिल्ली से आ रहा था कैब से, तो जो कैब के ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि पहले जब उत्तर प्रदेश की बात होती थी तो कहते थे कि यूपी में ताजमहल है। अब लोग कहते हैं कि यूपी में प्रयागराज है, यूपी में काशी विश्वनाथ है, यूपी में मथुरा है, कान्हा की नगरी, यूपी में भगवान राम की नगरी अयोध्या है। तो पहले की सरकारों ने जानबूझकर इन क्षेत्रों को प्रमोट नहीं किया, इनका प्रचार प्रसार नहीं किया, या फिर सब कुछ होने दिया गया? देखिए, ये हमारा जो मुल्क है वो आस्था का मुल्क है और हमारी आस्था है अपने इष्ट के प्रति। तो हमारा पहली प्राथमिकता में, मैंने कहा आपसे पहले ही कि हमने जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे लिए भगवान राम का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ है, प्रयागराज है, इन स्थानों का हमने चयन किया और वहां हम वो सभी सुविधाएं दे रहे हैं जिनकी अपेक्षा वहां आने वाले तीर्थयात्री करते हैं। और इसके पीछे हमारा मकसद एक ही है, क्योंकि हम लोग आस्थावान हैं, हमारी आस्था अपने इष्ट में है, लेकिन हमारे गवर्नेंस में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जैसे आप पूर्व की हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सबको मिलता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, जिसको भी मानता है सबको मिलती है। बिजली हमारे यहां सबके घरों में जाती है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, लेकिन बिजली सबके समान रूप से सबके घरों में जाती है। लेकिन हां, हमारी आस्था है मंदिरों के प्रति, तो उनका अच्छे से वहां हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं जिससे से ज्यादा तीर्थयात्री आता है। अभी मेरे यहां कुंभ चल रहा है, आप जाइए, सर्वे करिए, मथुरा वृंदावन में पूरे जिले के अंदर जितने भी लोग हैं, छोटा व्यवसाय करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, रेस्टोरेंट चलाने वाला, वो सभी अलग अलग जाति और मजहब के तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और आपने मंदिर का जिक्र किया तो एक आखिरी सवाल मंदिर पर आपसे ही, हम सब ने एक नारा कई बार सुना है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी मथुरा का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है और काशी का मामला भी, तो क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी करता हूं। हमारा मकसद इन स्थानों को भव्यता दिव्यता देने का है। एक तो हमारी आस्था है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री अगर आएंगे तो हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम बहुत गरीब प्रदेश हैं अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो। हमारी कोशिश है कि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो $1 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं सहभागी होंगे। तो जहां के लिए शुभकामनाएं। लेकिन आखिरी सवाल जो मैंने आपसे किया था, देखिए, हम लोग संविधान में भरोसा करते हैं। इस देश में एक कानून है, हमारा देश संविधान से चलता है, हम सरकार में हैं। और मंदिर वाले जो राम मंदिर का इशू है उस पर हमारी खूब परीक्षाएं हुई। हमारे विपक्ष के लोग हमको कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा भरोसा था, विश्वास था अपने न्यायपालिका में, वो हमारा भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। तो इस देश में कानून है, संविधान है, और हमारा देश संविधान से, कानून से चलता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए और इस मंच पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पर मिनट पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा